रियासी ज़िला को हमने कांग्रेस मुक्त और भारतीय जनता पार्टी मुक्त करना है। कांग्रेस मुक्त, आप तो इतने सालों तक कांग्रेस में रहे, क्या कारण क्या बना कांग्रेस छोड़? कुछ लोग ये कहते हैं कि जम्मू में ज़्यादा आप रहते हैं। नहीं, मैं जम्मू श्रीनगर क्योंकि पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मुझे तो वहाँ हर जगह पे जाना पड़ता है, हर ज़िला में जाना पड़ता है। आप ये इत्तेफाक रखते हैं कि कुछ लोग वाकई में आपकी पार्टी के नेता नाराज चल रहे हैं, मेरे से मनाने की कोशिश हो? मुझे ना अभी कोई ऐसी कोई बात है कि नाराज़ हैं या नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा कोई चीज़। ये भी आरोप लगता है परिवार बात का, कहा जा रहा है कि कुछ और नेता भी हैं आपकी पार्टी के जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तब वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी रखी गई है 73,000 पर। एजाज अहमद खान जी कहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले हैं? मैं कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में रेलिवेंट हूँ, तो इलेक्शन कहाँ से लड़ा जाएगा वो में भी अपने आप को देखें। मैं तो रियासत जम्मू कश्मीर की हर कॉन्स्टिट्यूंसी से देखता हूँ, समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं इस तोड़ फोड़ में इन्वॉल्वमेंट होगा। तो बहुत अच्छा होता अगर जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम माता वैष्णो देवी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रखा जाता है। श्राइन बोर्ड जिस चीज़ को देख रहा है उसके लिए एमएलए का क्या रोल बनता है? सियासत एक ऐसी चीज़ है कि इसमें जहाँ से आप सफ़र शुरू करो वो लास्ट पहुँचते तक काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं, तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए अगर कोई तब्दीलियाँ भी कहीं पर आएँ। तो आपने आप कहीं कोई टिकट की मांग तो नहीं हो रही, इसलिए तो अभी तो टिकट का, अभी तो इलेक्शन का सवाल नहीं है, तो अभी टिकट की कौन सी बात। भारतीय जनता पार्टी का इन रियासतों में वापस आना, तो मैं एक बीजेपी का डिक्लाइन होना देख रहा हूँ इसके अंदर। 4 राज्यों में तो जीत हुई है और भारी बहुमत से। बात पूरा सुने। हम देख रहे हैं कि अपनी पार्टी में भी सब कुछ सही नहीं है, ऐसा दिख रहा है। जो नेता आपके साथ चलते थे अब वो आपके साथ नहीं दिखते हैं। आज की बैठक में भी शायद वो नहीं थे। क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है अपनी पार्टी में? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और मौजूदा डीडीसी मेंबर एजाज अहमद खान जी हमारे साथ हैं। आज अपनी पार्टी की एक बैठक भी हुई है और कुछ लोगों ने पार्टी का दामन भी थामा है, उस पर भी बात होगी और इसके अलावा कुछ और भी सवालात करने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। क्या बैठक थी आज और कितने लोगों ने आज अपनी पार्टी का दामन थामा है? हकीकत में आज पार्टी ऑफिस हमने रियासी ज़िला हेडक्वार्टर पर शुरू किया है और उसी सिलसिला में पार्टी के कारकुन जो थे, वर्कर थे, ओहदेदार थे, जो हैं वो लोग इकट्ठे हुए थे एक आपस में बातचीत करने के लिए, और उसी में बहुत से लोग, मेरे ख्याल में 10-15 लोगों ने जो है वो ज्वाइन किया डिफरेंट जगहों से। फीमेल जो वीमेन विंग है उसने काफ़ी काम किया है, जो यूथ विंग है हमारा उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो उसी सिलसिले में हम लोग आज इकट्ठे हुए थे। सर, एक सवाल मेरे माइंड में काफ़ी अरसे से था लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। इससे पहले भी कोशिश मैंने की थी आपका इंटरव्यू करने की। आप रियासी में नहीं दिख रहे हैं, डीडीसी मेंबर आप थुरू से जीत कर आए हैं, लेकिन वहाँ का दौरा भी आप कम करते हैं और जिस तरह से बाकी डीडीसी मेंबर हमें दिखते हैं वैसे आप नहीं दिखते हैं, चाहे वो डीसी कम्प्लेक्स में हो या कहीं और किसी भी प्रोग्राम में हो, आप नज़र नहीं आते। जहाँ तक एरिया में होने का ताल्लुक़ है तो मैं तो मैक्सिमम एरिया में रहता हूँ, अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जब कभी ज़रूरत होगी मीटिंग वगैरह की तो तभी मुझे लगता है ज़रूरत यहाँ पर होती होगी। ऐसे मसाइल, जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करना एक मकसद होता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जम्मू में ज़्यादा आप रहते हैं। नहीं, मैं जम्मू श्रीनगर क्योंकि पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मुझे तो वहाँ हर जगह पे जाना पड़ता है, हर ज़िला में जाना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि मेरा एरिया इग्नोर हुआ है। फंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी सेक्टर का अगर आप डाटा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेंगे तो थ्रू जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा कि सबसे ज़्यादा काम उस एरिया में हुए। 5 राज्यों के इलेक्शन के नतीजे आए, 4 राज्यों में दोबारा भाजपा अपनी सरकार बना रही है। इन नतीजों को किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक मैं तो लोगों के फैसले का खैर मकदम करूँगा, क्योंकि लोग, पब्लिक जो हैं वो सरचश्मा होते हैं सियासत का, इसका सबसे बड़ा बात ये है। दूसरी चीज़ जहाँ पर मैं देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का इन रियासतों में वापस आना, तो मैं एक बीजेपी का डिक्लाइन होना देख रहा हूँ इसके अंदर। 4 राज्यों में तो जीत हुई है और भारी बहुमत से। बात पूरा सुने। अक्सरियत ज़रूर मिली है, लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें तो आप जहाँ पर जो वोट परसेंटेज ली हुई है भारतीय जनता पार्टी ने पहले, या आपकी जो सीट्स भारतीय जनता पार्टी ने ली है, गोवा को छोड़कर बाकी हर जगह पर वो नीचे आए हैं। मणिपुर में भी बढ़ा है उनका,
तो इसलिए उन दो छोटी स्टेटों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और मैं समझता हूँ कि वो एक लोग जो हैं एक मुतबादल चीज़ की तलाश में हैं, जिसको अभी जो जब उनको मुतबादल चीज़ मिलेगी तो वो उस तरफ जाने का पर भी आप ये देख रहे हैं कि वो डिक्लाइन हो रहे हैं। बट ऑब्वियस है, ये तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर 312 यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी, आज 257 के करीब हैं शायद। तो ये तो मैं कोई अपने से नहीं कह रहा हूँ, हाँ 270 मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ। तो ये तो डाटा जो है उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट। उसको आप अपने नज़रिए से देखते होंगे। हम देख रहे हैं कि अपनी पार्टी में भी सब कुछ सही नहीं है, ऐसा दिख रहा है। जो नेता आपके साथ चलते थे अब वो आपके साथ नहीं दिखते हैं। आज की बैठक में भी शायद वो नहीं थे। क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है अपनी पार्टी में? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? कुछ नेता थे जो आपके साथ कंधे से रियासी जिला की मैं बात पूरे कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कि की बात पूरे? कर रहा हूँ, जो आपके साथ हर समय रहते आज थे। की मीटिंग तो एक इमरजेंसी में बुलाई गई, तो मेरे ख्याल में ये कोई एक दिन के नोटिस पर ये मीटिंग कॉल की गई। लेकिन सियासत एक ऐसी चीज़ है कि इसमें जहाँ से आप सफ़र शुरू करो वो लास्ट पहुँचते तक काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं। तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए अगर कोई तब्दीलियाँ भी कहीं पर आएँ। तो आपने आप कहीं कोई टिकट की मांग तो नहीं हो रही, इसलिए तो अभी तो टिकट का, अभी तो इलेक्शन का सवाल नहीं है, तो अभी टिकट की कौन सी बात होगी? बुगाहट तो इलेक्शन की चल ही रही है ना कि मेरे ख्याल में जो अगर टिकट की बात लोग जो सोचते होंगे वो बहुत प्री मैच्योर चीज़ें सोच रहे हैं। मेरा हमेशा ये मानना है और हमारी पार्टी का ये मानना है कि जिस तरह बाकी पार्टियों के फैसले हाई कमांड से तय होकर आते हैं, लोग बात करते हैं और फिर हाई कमांड के उस लफाफे का इंतज़ार करते रहते हैं, हमने ये फैसला किया है कि हम लोग जो कहेंगे उसको मैंडेट दिया जाएगा, जिसकी लोगों की आवाज़ के मुताबिक चलेंगे। तो इसलिए अभी उस स्टेज पर हम जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस में पहुंचे ही नहीं कि जहां पर लोगों से इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट के बारे में चर्चा की जाए। आप ये इत्तेफाक रखते हैं कि कुछ लोग वाकई में आपकी पार्टी के नेता नाराज चल रहे हैं, मेरे से मनाने की कोशिश होगी? मुझे ना अभी कोई ऐसी कोई बात है कि नाराज़ हैं या नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। जी चलिए, तो डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो एसोसिएट मेंबर से शेयर की गई, हालांकि अभी पब्लिक डोमेन में लाई जानी चाहिए थी, जो डेट दी थी, लेकिन नहीं लाई गई है शायद अभी तक। तो उस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से फेरबदल किया गया है डिस्ट्रिक्ट में, सही किया गया है या टोटली आप इसे नकारेंगे? मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी की अगर आप बात पूछ रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में एक चीज़ सबसे ज़्यादा अप्रिशिएटेबल हुई है कि यहाँ पर 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनाई हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव कदम है विद इन द डिस्ट्रिक्ट, बहुत पॉजिटिव कदम है, क्योंकि वो एक फार्मूला था कि आपने कम हुआ वोटर्स का जो बाहर। आप मेरी बात सुन लेंगे तो मेरे ख्याल में काफ़ी जवाब आपको मिल जाएंगे। जहाँ तक रियासी डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों का रखना एक अप्रिशिएटेबल कदम है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी। और दूसरी चीज़, रियासी ज़िला से ताल्लुक़ रखने की वजह से एक चीज़ जो है उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ कि माता वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी रखी गई है 73,000 पर, जो प्रपोज्ड है, जो उन्होंने एसोसिएट मेंबर से हुई है। क्योंकि माता वैष्णो देवी का कटरा का ज़्यादातर एरिया जो है वो श्राइन बोर्ड के अंदर आता है, और श्राइन बोर्ड में वहाँ के लोकल लेजिस्लेचर का कभी मैंने आज तक कभी रोल नहीं देखा कि उसका कोई रोल होता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो या बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में हो, या एसोसिएट किया जाए उसको किसी भी उस होना चाहिए। आप क्या मांग करते हैं? होना चाहिए? मेरी बात पूरी सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो अप्रिशिएट करता मैं अगर उसका रोल वहाँ पर होता, लेकिन अब क्योंकि उस स्टेज पर हम नहीं हैं जहाँ पर लेजिस्लेशन की बात हो, इसलिए मैं समझता हूँ कि जो माता वैष्णो देवी का अगर देखा जाए तो पूरा कटरा श्राइन बोर्ड की हदूद बहुत दूर तक, यहाँ अगारजितो से लेकर आपके कड़क्याल और वहाँ चिड़ई मुतल तक होती हैं। तो उस सूरत में सबसे अख्तियारात के हिसाब से सबसे कमज़ोर तरीन एमएलए जो है इस वक्त प्रपोज्ड असेंबली है, उसमें सबसे कमज़ोर तरीन एमएलए जो है वो कटरा वैष्णो देवी का होगा, माता वैष्णो देवी का होगा। मैं जिस इतने बड़े नाम से, जिससे पूरे मुल्क में एक शनाख्त है, एक तीर्थ स्थान है, इसकी इतनी कम अख्तियार वाली चीज़ नहीं मानता। तो इसलिए ये मुझे एक मेरा ज़रूर एक सवाल है कि इसको बड़ा करना चाहिए था इस कॉन्स्टिट्यूंसी को। दूसरा सवाल डिलिमिटेशन में ये है कि जो एरिया रिमोट एरिया है, उससे पहले मेरे कुछ सवाल, जो बात आपने कही उस पर है कि क्या आप मानते हैं कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स में
प्रतिनिधि, लोकल प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है कटरा की वो बहुत ज़्यादा है, 50,000 के अराउंड है, इसलिए भी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। मैंने जहाँ ये कहा, मुझे लगता है जिसने ये जस्टिफाइड किया है उसको बहुत भाजपा के नेता उनको मेरे ख्याल में उनको बहुत इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज बहुत कम है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन को देखने के लिए आप फ्लोटिंग पॉपुलेशन को गवर्न नहीं कर रहा है एमएलए, उसको वो लुक आफ्टर नहीं कर रहा है, उसको श्राइन बोर्ड देख रहा है। तो इसलिए श्राइन बोर्ड जिस चीज़ को देख रहा है उसके लिए एमएलए का क्या रोल बनता है। मैं अभी ये बात आपको कर रहा था। फ्लोटिंग पॉपुलेशन से कोई ताल्लुक उसका नहीं होता है, क्योंकि वो होली सोली जो है श्राइन बोर्ड उस चीज़ को मैनेज करता है। तो जहाँ तक आपका है कि उसको शामिल होना चाहिए था, मैं आज की बात नहीं करूँगा। हमने जितना भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की यहाँ पर मीटिंग्स की, और तकरीबन जब से रियासी ज़िला बना है मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर आज तक काउंसिल में भी हूँ, तो हमने हमेशा कहा है कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाए, लेकिन उसमें बहुत से सवालात जो हैं वो उठाए जाते रहे हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं होती रही हैं। उसमें तो बारीदार हमारी सरकार की बात नहीं है, ये एक इंडिविजुअल एजाज खान की बात नहीं है, ये एक सिस्टम की बात है कि एज ए होल आप सरकार में थे, सिस्टम आपको बदलना था, निज़ाम आपको बदलना था, तो आप नहीं बदल पाए उस समय। मुझे लगता है कि आप लेजिस्लेशन के पार्ट को बहुत कम स्टडी किया है आपने। लेजिस्लेशन पार्ट कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी होती है, और कोई भी लेजिस्लेशन गवर्नर साहब की राय के बगैर नहीं किया जा सकता। मैं कुछ वो ऐसी बातें यहाँ नहीं करूँगा जो एक हाउस का एक रिकॉर्ड है, उसकी बातें मैं यहाँ पर नहीं करूँगा सड़क पे। लेकिन एक चीज़ है कि वो नहीं हुआ उस वक्त तक, उसमें जो अड़चने हैं, बहुत बड़ी अड़चने हैं जिसको डिस्कस करना हमारा यहाँ पर मौजू नहीं बनता है। वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन करना बनता है जहाँ से हल हो सकते हैं। मतलब आपके डिस्कशन का इतना ही है कि एक उसको अख्तियार देने चाहिए, एक वैष्णो देवी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी हदूद को बढ़ाना चाहिए, और जो रिमोट एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनको छोटा रखना चाहिए और इसको बड़ा करना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो लेजिस्लेशन में कहूँगा, क्योंकि रियासी ज़िला जो है आप जम्मू पार्लियामेंट्री का एक हिस्सा है, बहुत अच्छा होता अगर जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम माता वैष्णो देवी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रखा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में उस मेंबर को चुन के जाना है। तो ये चीज़ें आपने डिलिमिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली, आप खुद लाइन से थोड़े हट जाते हैं। लोग हमें बताते हैं, वो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो असेंबली में ही उठाई जानी चाहिए, लेकिन एक जनता के प्रतिनिधि को, एक नेता को, जनता को क्या नहीं बताना चाहिए कि ये कोशिश हमने की, या फिर ये चीज़ें हमने असेंबली में उठाई, या जिस भी तरह से उठाई, जिस भी माध्यम से उठाई? जो लेजिस्लेचर होता है या मिनिस्टर होता है, वो सबसे पहले ओथ किसकी लेता है? सिक्रेसी की। जी। तो मैं ओथ सिक्रेसी की अभी भी उसको तोड़ूंगा नहीं कि मैंने उस पोजीशन पे रह के क्या बातें की। लेकिन असेंबली की तो कवरेज भी होती है तमाम आप जो लोग ये बात करते हैं, जो लेजिस्लेशन को सड़कों पर लाते हैं, वो लेजिस्लेशन को हल नहीं करना चाहते हैं। ये हमेशा वहीं अच्छी लगती है जहाँ पर किया जाता है। हिंदुस्तान के कानून का, हिंदुस्तान के आइन की हमें कदर करनी चाहिए। जी चलिए, ये कटरा की बात हो गई। अब अरनास गूल एक सीट थी, एक गुलाबगढ़ थी, उसमें भी फेरबदल हुआ है, रियासी के साथ जोड़ा गया, अरनास को गूल हट गया, और उसके बाद गुलाबगढ़ का नाम बदला गया, और कुछ और एरिया शायद उसमें अब ऐड कर दिया गया है, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है। उसे किस तरह से देखते हैं? जाहिर सी बात है, जब एक फार्मूला कमीशन ने, जो आज नहीं लिया गया है, हमेशा जब भी डिलिमिटेशन कमीशन बना है उस वक्त ये फार्मूला होता है कि अपने ज़िला की हदूद में ही कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनाई जाती हैं, आज की बात नहीं है। उसी पैरामीटर्स पर इस वक्त भी अपने डिस्ट्रिक्ट की हदूद हुई। गूल एरिया जो है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट में चला गया, लेकिन रामबन ज़िला से अब एक ज़्यादती ज़रूर हुई। अगर हम लेटेस्ट गवर्नमेंट डाटा जो प्रोवाइड किया गया उसको भी देखेंगे तो रामबन ज़िला की 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनती हैं जो उनको दी नहीं गई, वो एक बहुत बड़ी ज़्यादती है उनके साथ। इसी तरह भमाग का एरिया उधमपुर ज़िला डिस्ट्रिक्ट के साथ चला गया, वो भी एक भमाग के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है कि भमाग को एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक बहुत फार फरलॉन्ग अनकनेक्टेड जो भी पैरामीटर्स हैं उसको क्वालिफाई करता है, उनको नहीं दिया गया, वो भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। दूसरी, जहाँ तक आपने हदूद की बात की, हदूद अभी ये
प्रोसेस है, प्रोसेस फाइनल रिपोर्ट तक कई चीज़ें बदलेंगी और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादती हुई और कहाँ पर ज़्यादती नहीं हुई। हमारी पार्टी भी ऑब्जेक्शन ज़रूर करेगी, हमारे लोग भी ऑब्जेक्शन करेंगे। तो मैंने उस ऑब्जेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहले ही कह दिया कि वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी होनी चाहिए और जो पहाड़ी एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो छोटी होनी चाहिए। जी, गूल को बाहर कर दिया गया है क्योंकि विद इन द डिस्ट्रिक्ट बननी थी। खुशी हुई है या पहले तो आपने कहा कि अच्छा कदम है, लेकिन वाकई में ईमानदारी के साथ जानना चाहूँगा कि खुशी हुई या थोड़ा अफसोस भी है कि गूल में आपका वोटर भी अच्छा खासा था, ऐसा माना जाता है, तो दुख भी है। मुझे गूल का अभी तक तो क्योंकि कोई उसके बाद इलेक्शन नहीं हुआ है, ये तो उस वक्त तय होगा कि आप इलेक्शन कहाँ से लड़ते हैं, कहाँ से सवाल। हाँ, कहाँ से आप इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद तय होगा कि आप किस एरिया को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जहाँ तक गोल का मुझे इतना दुख ज़रूर है कि गोल एक क्वालिफाई करता था फुल फ्लैज डिस्ट्रिक्ट, फुल फ्लैज कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उसका बहुत ज़्यादा अफसोस है और इसके लिए हम अभी तक अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। चलिए, तो एजाज अहमद खान जी कहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले हैं? क्या महोर से लड़ेंगे जिसका नाम बदला गया, अगर फाइनल रिपोर्ट भी ये सामने आती है, या फिर रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन? मुझे बहुत खुशी हुई आप जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं इस तरह का सवाल पूछते हैं, और मुझे अपने आप और अपने साथियों पर फ़ख्र महसूस होता है जब इस तरह की बात होती है, क्योंकि जहाँ पर लोगों को, पॉलिटिकल लीडर्स को इररिलेवेंट करने की कोशिश की गई है किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्योंकि उन्होंने खुद क्लेम किया है कि हमने खुद डिलिमिटेशन को ड्राफ्ट किया है। आप भी ये मानते हैं कि किया गया या नहीं किया? अभी तो क्योंकि पब्लिक डोमेन में चीज़ आई नहीं है, तो डिलिमिटेशन ने, कमीशन ने भी कोई उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, खंडन भी नहीं किया उसने। मैं वही बात कर रहा हूँ, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं इस तोड़ फोड़ में इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये मैं सोचता हूँ, जो वो खुद मानते हैं, मेरा आरोप नहीं है, जो वो खुद मानते हैं इस तोड़ फोड़ में होगा। तो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों ने अगर कई लीडरों को इरेलीवेंट करने की कोशिश की है, तो आई फील प्राउड। मैं अपने आप को, अपने फैमिली, अपने घर वालों, अपने साथियों से के लिए प्राउड, फ़ख्र महसूस करता हूँ, अपने ज़िला के लिए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मुझे आज मैं कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में रेलिवेंट हूँ। तो इलेक्शन कहाँ से लड़ा जाएगा वो में भी अपने आप को देखें। मैं तो रियासत जम्मू कश्मीर की हर कॉन्स्टिट्यूंसी से देखता हूँ, यानी इसमें आप महसूस करते हैं, आप लोग महसूस करते हैं कि कहीं से लड़ सकते हैं, जो आप मीडिया के लोग हैं, जो जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं तो ख़ुद को तो मैं समझता हूँ कि मैंने रियासत जम्मू कश्मीर में 17 साल नुमाइंदगी की है उस हाउस के अंदर, तो मैं किसी जगह से भी लड़ूंगा तो कुछ ना कुछ लोग तो साथ देंगे। अभी कुछ फाइनल नहीं किया? मैंने पहले ही कहा कि हमारी तंजीम जो है, हम लोगों ने हाई कमांड के लिफाफे का अंदर नहीं करना और ना ही खुद सख्ता MLA बनना। हाई कमांड में तो आप खुद हैं, तभी तो मैं कहूँगा ना, तभी मैं कह रहा हूँ कि हम अपने फैसले खुद पर लागू नहीं करेंगे, हम लोगों से फैसले करेंगे। तभी हमने कहा कि अपनी पार्टी, मतलब लोगों को महसूस होना चाहिए कि यह अपना नुमाइंदा है, ये भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा नहीं है, ये कांग्रेस का नुमाइंदा नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा नहीं है, ये किसी दूसरी पार्टी का नुमाइंदा नहीं है, ये अपना नुमाइंदा। चलिए, अगर लोग आपको ये कहते हैं कि अपनी मर्जी, आप जहाँ से भी उतर जाए हम समर्थन करेंगे, तो आप कहाँ से उतरना चाहेंगे? क्योंकि उस वक्त 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, तो वो मिल बैठ के बात करेंगे कि कहाँ कुछ डिसाइड नहीं। अभी उसमें कोई फाइनल नहीं है। कहते हैं कि लीडर इज़ वन हु नोज द वे, हु शोज द वे, तो आप अभी क्लियर नहीं है उसमें डेफिनेटली किस रास्ते की तरफ जाना है, महोर की तरफ जाना है या रियासी की तरफ जाना है या कटरा की तरफ? नहीं, मैं जब तक अपने साथियों से डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं कोई हतमी राय नहीं बनाऊँगा। तो ये देखा जा रहा है कि कुछ और नेता भी हैं आपकी पार्टी के जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं MLA की, असेंबली की, तो अगर वो सामने आते हैं तो आप उनके लिए सीट छोड़ेंगे अपनी? जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं हमेशा जमहूरियत पर बिलीव करने वाला आदमी हूँ, और जमहूरियत ही सबसे बड़ी बात है। जब 2002 में मैं 2002 तक मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, और मैंने हर ब्लॉक रियासी ज़िले का मंथली रिव्यू करता था मैं, और मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर काम किया, उसको कभी तफसील से फिर बात करेंगे। तो फिर मिनिस्ट्री में मैंने बहुत काम किया। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक़ है, इलेक्शन जब तक आप डिस्कशन में नहीं जाओगे, इलेक्शन प्रोसेस में नहीं जाओगे,
जो उसको पहले से ही फसल बोने, बीज बोने से पहले ही उसको काटने का सोचोगे, मेरे ख्याल में वो हमारी एक गलतफहमी होगी। और दूसरी चीज़ ये कि पार्टी तंजीम जो लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, 2002 में उन्होंने फैसला किया कि एजाज खान ने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ना है। हालांकि मैं उस फेवर में नहीं था उस वक्त, लेकिन मैंने साथियों का फैसला माना कि एक ऐसी जदोजहद चली और उसमें हम कामयाब हुए, काफ़ी हद तक कामयाब हुए। आगे अगर हमारी तंजीम वो फैसला करेगी, जो ग्राउंड की तंजीम की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये फैसला करेगी कि इसके यहाँ पर यहाँ बैठना चाहिए, उस सूरत में अगर वो एजाज खान को भी कहेंगे कि आपको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, मुझे लगता है कि उसको चुप करके वो फैसला मानना चाहिए। वही तंजीम जमहूरियत की खूबसूरती होती है। मानेंगे आप ये फैसला? बेशक है। मेरे फादर साहब 1977 से इलेक्शन प्रोसेस में शुरू हुए हैं, है ना, इसलिए उसके तरीक़ेकार जो पहले अपनाए जाते रहे वही आज भी अपनाए जाएंगे। लेकिन ये भी आरोप लगता है परिवारवाद का, क्योंकि आपके भाई मोहर से इलेक्शन लड़े थे, उसके बाद डीडीसी की इलेक्शन हुई तो आप भी उतरे और आपके भाई भी उतरे, वो हारे, आप जीते, तो ये भी आरोप लगता रहा है। इसलिए भी नाराज़गी आपके अपने लोगों में भी देखी जा रही है अंदर खाने, क्योंकि पत्रकारों से भी पार्टी के नेता बात करते हैं तो ये नाराज़गी हमें जाहिर करते हैं। मुझे नहीं लगता कि परिवारवाद इसको कहते हैं। परिवारवाद वहाँ होता है जहाँ पर जमहूरियत का वो नाप तोल जो है नहीं किया जाता। मैंने 4 बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। 1996 में मैं उसी परिवार से था, मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं हारा, मैंने तस्लीम किया। 3 बार मैंने इलेक्शन जीता। तो आप उसको परिवारवाद कहेंगे कि लोगों की चॉइस कहेंगे? इसे डीडीसी का इलेक्शन मैंने लड़ा, हर एक को हक है लड़ने का, चाहे वो किसी भी परिवार है। आज तो राजा महाराजाओं के परिवार के लोग भी इलेक्शन लड़ते हैं, इसका मतलब उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अगर जो लोग जो पार्टियां इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाते रहें वो भी किसी परिवार से आए हैं, अगर मैं उसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। आप परिवारवाद तो एक मुख्तलिफ चीज़ है, मतलब आप अपनी लेगेसी किसी चीज़ को ट्रांसफ़र किस तरह से करते हो, उस प्रोसीजर्स पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। जमहूरियत में एक इलेक्शन प्रोसेस होता है और उस इलेक्शन प्रोसेस में उस आदमी को चुना जाता है। अगर उसको रिजेक्ट किया जाए तो लोगों ने, बहुत से लोगों को रिजेक्ट किया जाता है। आज पंजाब के अंदर बड़े बड़े लोगों को रिजेक्ट कर दिया, पिछले दिनों में बड़े बड़े लोगों को सिलेक्ट कर दिया। ये तो लोगों की जमहूरियत है, उसको हम परिवारवाद थोड़ा कहेंगे। चलिए, तो अपनी पार्टी की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, और क्योंकि फाइनल रिपोर्ट के बाद इलेक्शन की भी बात कही जा रही है, तो क्या तैयारियां अब शुरू कर दी जाएंगी? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार होती है और हम भी उसी का एक हिस्सा हैं। हम जब नई पार्टियां बने थी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन अनाउंस हुए थे, हमने इमीडिएटली पार्टिसिपेट किया था और अच्छा खासा परफॉर्म किया था। रियासी ज़िला के अंदर भी और बाकी जगहों पर भी अच्छा खासा परफॉर्म किया था, हालांकि बहुत सी चीज़ें उस वक्त फेस कर रही थी। आज तो उससे हम बहुत बेहतर पोजीशन में हैं और हम इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार हैं। अब हमने उस सिस्टम, उस चीज़ को रिव्यू करना शुरू कर दिया है कि हम किस जगह पर हैं और क्या स्ट्रेटजीज हमें अपनानी चाहिए। चलिए, एक प्री मैच्योर क्वेश्चन है, कितनी सीटें 3 में से आप अपनी पार्टी लेकर आई? रियासी में आज जो मैं स्लोगन सुन रहा था, मेरे किसी साथी ने स्लोगन कहा कि रियासी ज़िला को हमने कांग्रेस मुक्त और भारतीय जनता पार्टी मुक्त करना है। कांग्रेस मुक्त, आप तो इतने सालों तक कांग्रेस में रहे, क्या कारण क्या बना कांग्रेस छोड़ने का? क्योंकि ये सवाल शायद आपसे पूछा नहीं किया। मैंने आपको पहले जवाब दे दिया उसको। मैंने आपको पहले जवाब दे दिया, मुझे लगता है मैंने दे दिया आपको जवाब। चलिए एक बार फिर अगर बता दें आप। मैंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर के हालात मुख्तलिफ हैं। कांग्रेस में, मैं कांग्रेस जब अपोजिशन में थी, मैं उस वक्त भी कांग्रेस के साथ था। ये नहीं कि कांग्रेस आउट ऑफ पावर गई तो मैं उस वक्त कांग्रेस के साथ नहीं था। मैं जब तक एमएलए रहा मैं कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की हालात जो हैं वो तब्दीली हुई हैं और उस वक्त लोगों को जो ज़रूरत थी, एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी, आप पॉलिटिकली सामने आने की ज़रूरत थी। और जो मैंने महसूस किया कि कांग्रेस के अंदर बैठकर उस तरह से उस चीज़ को आप सामने नहीं कर पाए वहाँ पर, तो हम लोगों ने फ़ैसला लिया कि हम एक नया मुतबादल लोगों को देते हैं, कोशिश करते हैं कि एक नई चीज़ लोगों को दें और उस नई चीज़ पर काम करें। लेकिन जो भी अपोजिशन का काम रहता है कि जो भी तमाम मुद्दे होते हैं जनता से जुड़े हुए, उस पर अपोजिशन बोले और सरकार पर दबाव बने और वो मसाइल जो हैं वो हल हों, वैसा आपकी पार्टी के नेता करते हुए नहीं दिखते हैं। चाहे वो पेट्रोल डीजल के रेट हो, महंगाई की बात हो, या फिर अन्य मुद्दे हों, केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा हो, टोल प्लाजा का मुद्दा हो, या तमाम मुद्दे हों, तो ऐसे में जनता अपनी पार्टी के नेताओं को या उम्मीदवारों को वोट क्यों दे?
रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जहाँ तक बात हो, जितने भी आज तक एजिटेशंस हुई हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एडवांस अपनी पार्टी के लोग रहे हैं। अगर आप देखें, हम झंडा लेके नहीं रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट उन लोगों ने किया, चाहे आप माइनिंग की बात हो, बाकी इश्यूज़ की बात हो, महंगाई की। माइनिंग का और मुद्दा जहाँ अभी पर- भी ज़्यादा रेट लिए जा रहे हैं। हाँ, अभी तो ये बड़ी जंग लड़नी है। हम तो उसके मैं अगर देखा जाए, अगर उस सब्जेक्ट पर अगर कभी आप बात करेंगे तो उसके लिए एक सेपरेट डिस्कशन रखनी पड़ेगी। उठाएंगे आप ये मुद्दा अभी? आप अगर कभी डिस्कशन करना चाहो इस पे, तो इस पर सड़क डिस्कशन पर भी आपकी पार्टी के नेता ये मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि हमारे- गरीब लोगों से अधिक रेट हमारे लोगों ने हमेशा मुद्दा उठाया, और हम किसी लैंड माफिया के मातहत काम नहीं करते और ना उनको बेनिफिट करने के लिए काम करते हैं। हमने हमेशा लोगों के मुद्दे जो हैं वो उठाए, उनको हल भी किया और करवाए भी। हमने ऐसे ऐसे मसाइल, अगर आप देखें, बैकग्राउंड्स में देखें, तो ऐसे ऐसे मसाइल हल करवाए जो कोई नहीं करवा सका था। तो इसी तरह से आज अगर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है तो वो अपनी पार्टी करती है। इतने लोग फ्रंट पर कभी और कोई पार्टी आके नहीं क्रिटिसाइज़ कर रही है। अगर आप उसका स्टेट लेवल का न्यूज़ चैनल को अगर आप मॉनिटर करें, फिर तो आप पे इल्ज़ाम क्यों लगता है कि भाजपा की बी टीम है? वो इसलिए इल्ज़ाम लगता है कि वो लोग जो हमें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं, असल में वो एक हमें मुतबादल के तौर पर देख रहे हैं कि ये पार्टी एक मुतबादल के तौर पर खड़ी हो गई है, तो इसको किसी ने तरह कमज़ोर करने की कोशिश किया, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुए। चलिए, तो पार्टी के नेता कहेंगे तो अपनी सीट छोड़ सकते हैं आप, वो कहेंगे कि आपको मोहर से लड़ना है तो मोहर चले जाए। सिर्फ मैं ही नहीं छोड़ सकता, हर कार्यकर्ता पार्टी से जो ताल्लुक़ रखता है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, पंच से लेकर मेंबर पार्लियामेंट तक, उसको इतना दिल होना चाहिए कि अगर लोगों का फैसला उसके हक में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ना चाहिए। अपनी पार्टी के डीडीसी इलेक्शन में उस तरह से नतीजे नहीं आए जिस तरह से पार्टी को उम्मीद थी, मानते हैं आप, या फिर इतनी ही उम्मीद थी आपको? नहीं, हमने, क्योंकि हमें बहुत टाइम, हमें सिर्फ एक शॉर्टेस्ट नोटिस पर हमने वो इलेक्शन लड़ा। हम इलेक्शन के लिए उसके लिए तैयार नहीं थे, फिर भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यानी अगर आप वोट टोटल अपनी पार्टी का निकालेंगे अच्छा खासा, और हमारे तकरीबन लोगों ने कंटेस्ट किया। हमारे लिए एक सिंबल इंट्रोड्यूस करना सबसे बड़ी बात थी उस वक्त, एक नए सिंबल पर जाना। तो मैं उससे काफ़ी मुतमईन था और उसको हमने अच्छे तरीके से आगे ले गए। जी, चलिए, शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। तो पार्टी के नेता यहाँ से कहेंगे उसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।